एवरीवन, वेलकम टू द कलेक्टिव लर्निंग। मैं हमें द्विवेदी। तो आज हम चैप्टर 8 देखने वाले हैं, क्लास 7 की जियोग्राफी का। तो इसका नाम क्या है? मानव पर्यावरण अंतःक्रिया, यानी ह्यूमन इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्शन, यानी मनुष्य और पर्यावरण के मध्य क्या अंतःक्रियाएँ होती हैं। इसका संक्षिप्त विवरण देखते हैं। तो यहाँ पे इस अध्याय में मानव और उनके भौतिक वातावरण, पर्वत, नदियाँ, जलवायु तथा मानव द्वारा बनाए गए वातावरण जैसे कि सड़कें, नगर, उद्योग के बीच अंतःक्रियाओं को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे स्टोरी शुरू होती है। एक रेणुका नाम की छोटी सी बच्ची होती है, वो अपने अंकल से कुछ बातें करती हैं। वो स्टोरी हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी नहीं है। तो आगे देखते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ें देखेंगे। एक अमेजन बेसिन के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके अलावा गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन बनता है, यानी इसके जो मैदान हैं, उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। इसके आसपास किस तरह के मनुष्य रहते हैं, किस प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं पेड़ पौधों के, किस तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, तो सभी यहाँ पे हम देखेंगे। तो ये चैप्टर बेसिकली दो ही चीज़ों पे फोकस है। तो चलिए देखते हैं अमेजन बेसिन में जीवन किस तरह का है। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें। ये मानचित्र आगे स्लाइड में देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अटलांटिक महासागर में जाकर मिलती है। आगे मैप दिया गया है, यहाँ पे हम देखते हैं। ये रहा मैप। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे, ये है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में यहाँ पे पड़ता है ब्राज़ील। ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पड़ता है ब्राज़ील और यहीं पे बहती है क्या? अमेजन नदी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अमेजन बेसिन यहाँ पे दिया गया है। बेसिन का मतलब होता है इस तरह से ये फैला हुआ, इस तरह दिख रहा होगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप नदी को देख पा रहे होंगे। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। तो यहाँ पे मुहाने का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कोई नदी बहती हुई इस तरह से जा रही है, यहाँ मान लीजिए ओशन है, तो इस ओशन में जब मिलती है तो यहाँ जहाँ पे मिल रही है इसको मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। बेसिन का मतलब ये होता है कि कोई नदी अगर चल रही है तो नदी कहाँ कहाँ से अपने जल को एक कलेक्ट कर पा रही है। ये मान लीजिए मुख्य नदी है, इस नदी में इस तरह से यहाँ ये छोटी छोटी नदियों से आकर पानी यहाँ पे मिल जाता है। तो ये सभी मिलकर ये पूरा नदी बेसिन कहलाता है। मतलब कोई भी नदी जहाँ जहाँ से पानी को कलेक्ट करती है वो उसका बेसिन कहलाता है। ये नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से होकर बहती है। तो यहाँ पे बेसिन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे, ये सारा इसका बेसिन होता है। बेसिन है किसका? अमेजन नदी का। जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच यानी कि हेड गियर एवं घास की स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण कर दिया था। अब तो यहाँ के जंगलों में जो आदिवासी रहा करते थे उन्होंने क्या किया? उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। इन आक्रमणकारियों को प्राचीन रोमन साम्राज्य की अमेजान्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद आ गई। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। तो यहाँ पे ये बताया गया कि अमेजन का नाम अमेजन कैसे पड़ा था। इस तरह से आप देख सकते हैं वहाँ का जो भी फॉरेस्ट है वो काफ़ी हरा भरा, काफ़ी ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे, और वहाँ पे भी जनजातियाँ पाई जाती हैं। सहायक नदियाँ क्या होती हैं? सहायक नदियों की बात करें तो वह छोटी नदी जो मुख्य नदी में मिलती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदी या फिर इसको ट्रिब्यूटरी भी बोला जाता है। तो इसका क्या मतलब होता है? कोई मेन नदी मान लीजिए बह रही है, यहाँ से ये छोटी छोटी नदियाँ लाकर इसमें जल अपना छोड़ देती है, तो ये इसकी क्या कहलाती हैं? ट्रिब्यूटरी कहलाती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन कहलाता है अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, जिसको हमने पिछले स्लाइड में देखा था मैप के ऊपर। यहाँ की जलवायु की बात करें कि जहाँ की जलवायु कैसी है, तो अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च
एवं आर्द्रता उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वही बनी रहती है। तो क्या है, ये भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ क्षेत्र है। तो सन जो होता है भूमध्य रेखा पे सबसे ज़्यादा चमकता है। इस वजह से दिन में वहाँ पे जब डायरेक्ट सूर्य की लाइट पड़ती है तो ज़्यादा गर्मी होती है और इसी वजह से इसके आसपास का बाष्पोत्सर्जन भी होता है समुद्रों का। इसी वजह से भूमध्य सागर इसी वजह से भूमध्य रेखा के आसपास जितने भी देश हैं वहाँ पे हर दिन कुछ न कुछ थोड़ी बहुत बारिश हो ही जाती है। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, चिपचिपाहट सी भी रहती है। लेकिन रात के समय सूर्य जब ढल जाता है तो यहाँ पे थोड़ी ठंड हो जाती है लेकिन गर्मी उतनी ही बनी रहती है। तो यही सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। आगे देखते हैं, यहाँ के जो वन पाए जाते हैं वो वर्षा वन यानी वर्षा पे आधारित होते हैं, क्योंकि यहाँ इनको भरपूर मात्रा में पानी मिल जाता है। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि सघन वन उगा देती है, यानी कि इन भूमियों में काफ़ी डेंस वन सघन वन पाए जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियां तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। यानी कि जो ट्री होता है वो उसका प्रभाव इतना ज़्यादा होता है उस ट्री का कि जो भी सनलाइटें पड़ती है वो ट्री के पत्तों में ऊपर ही रह जाती हैं। यहाँ ज़मीन तक लाइट, सन की लाइट पड़ती ही नहीं। यहाँ वही वनस्पति पनप है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। तो यहाँ नीचे क्या होता है, सन की लाइट डायरेक्ट पड़ती ही नहीं, तो यहाँ पे वही वनस्पतियाँ पैदा हो सकती हैं जो कि कम प्रकाश या छाया में भी उत्पन्न हो सके। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं, जो कि परजीवी पौधों के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ वर्षा वन में प्राणी जाति की प्रचुरता होती है। किस तरह, जैसे कि टूकन, गुंजन पक्षी जिसको हमिंग बर्ड भी बोला जाता है, रंगीन पंखों वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों की बात करें तो यहाँ पे बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियाँ भी इस वनों में पाई जाती हैं, मगर अजगर, एनाकोंडा एवं बोआ ये सभी भी यहाँ पाए जाते हैं। हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियाँ भी अमेज़न नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। तो ये जो बेसिन है यहाँ पे पर्याप्त पानी भी है, पर्याप्त वन भी है, इसलिए कई तरीके के इस वजह से कई तरीके के जीव जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे कुछ आप पक्षी देख सकते हैं, ये टूकन हो गया, ये पक्षी यहाँ पे पाया जाता है। ये टैपीर हो गया, ये कुछ चित्र दिए गए थे यहाँ पे दिखाए गए हैं, आपकी एनसीईआरटी से लिए गए हैं। के निवासियों की बात करें तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो छोटे से क्षेत्र में बन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टेपी, ओका यानी कि कसाबा, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। महिलाएं अपनी उगाई सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। और वे क्या काम करते हैं, कौन, तो जो वहाँ पे व्यक्ति रहते हैं वे कर्तन एवं दहन यानी कि स्लैश एवं बर्न कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इसका मुख्य आहार मैनियोक यानी कि कसाबा है, जिसे आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा किया जाता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोष भी खाते हैं। काफ़ी हो गया, मक्का, कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ पे उपजाई जाती है। तो यहाँ पे ये याद रखिए, स्लैश एवं बर्न यानी कर्तन एवं दहन कृषि का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। कहाँ पे, ब्राज़ील में जो अमेज़न नदी पाई जाती है उसके आसपास के क्षेत्रों में। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। तो वहाँ पे जो भी जंगल है उससे घरों के लिए काफ़ी ज़्यादा लकड़ियाँ मिल जाती हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। तो वहाँ पे कई तरीके के लोग अपनी अपनी सुविधाओं के अनुसार, उनकी आय कितनी है उसके अनुसार वो अपने अपने तरीके का घर बना करके रहते हैं। अमेज़न बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। तो क्या होता है, समय के साथ उनका जीवन भी बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए केवल एक नदी मार्ग ही होता था। 1970 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया था। किसके माध्यम से, तो ट्रांस अमेज़न जो महामार्ग बना है, जो कि 1970 में बनाया गया था, इसके माध्यम से सभी जगह आप पहुंच सकते हैं। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप
वहाँ की मूल आबादी को वहाँ वे अपने पारंपरिक तरीके से खेती करते हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे डेवलपमेंट होता है वहाँ पे वनों का कुछ न कुछ नुकसान होता ही। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाते हैं। तो वर्षा के कारण क्या होता है, मिट्टी की ऊपरी सतह बह जाती है। इसके वजह से क्या होता है, वन भूमि वहाँ से हट रही है और वहाँ पे भी आ रही है। तो हमने अभी तक देखा अमेजन बेसिन की, जो कि ब्राज़ील में है, दक्षिण अमेरिका में। अब बात करते हैं अपने भारत की। यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं, यह बेसिन उपोष्ण कटिबंध में 10 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गंगा नदी इधर से आती हैं और ब्रह्मपुत्र इधर से चलकर, इधर से अरुणाचल प्रदेश से इधर प्रवेश होकर इधर आती हैं। तो इन दोनों का ये बेसिन कहलाता है। यानी जहाँ जहाँ से इस तरह से सभी नदियाँ यहाँ पे लाकर पानी छोड़ती हैं और ये नदी भी इधर से पानी लेकर आती है। तो जहाँ जहाँ से नदियाँ पानी अपने ले लाती हैं वो सभी मिलकर उसका बेसिन कहलाती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरबन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे क्या क्या पाए जाते हैं, मैदान पाया जाता है, पर्वत एवं हिमालय की गिरिपाद तथा सुंदरबन डेल्टा इस बेसिन की विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्रों में अनेक चाप झीलें पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा यहाँ पे होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड यहाँ पे होती है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के, ये जो गंगा नदी में कौन सी फिश पाई जाती है, तो यहाँ पे एक अंधी डॉल्फिन पाई जाती है। नाम आपने सुना होगा। तो यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं और ये धान की खेती करते हुए किसानों को आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे एक वेदिका कृषि की झलक दिखाई गई है। इसका मतलब ये होता है कि पहाड़ों में जो भी कृषि की जाती है वो डायरेक्ट वहाँ पे खेत नहीं मिल पाते, इसलिए वहाँ पे वेदिका इस तरह के बना करके वहाँ पे खेतियाँ की जाती हैं। झील जीवन का एक साधन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साफ झील दिखाई गई है जिसका जल साफ है काफ़ी ज़्यादा। झील के जल का उपयोग काफ़ी तरीके से किया जाता है। लोग उसका उपयोग पीने के लिए, सींचने के लिए कई तरीके से उपयोग करते हैं। यहाँ पे एक कहानी दी गई है विनोद नाम के एक मछुआरे की, वो पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो ये साफ़ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो भी खरपतवार कूड़ा करकट होगा वो सभी इसमें नहीं मिला जाता, इस वजह से ये झील काफ़ी साफ़ है। यहाँ पे आगे एक झील और दिखाई गई है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी में पेड़ पौधे उगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा कचरा वगैरह यहाँ पे फेंका गया है। तो ये साफ़ झील और प्रदूषित झील दोनों यहाँ पे दिखाई गई हैं। अब बात करते हैं वनों का क्रमिक विकास यहाँ पे दिखाया गया है। तो विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष, ये अमेजन बेसिन के बारे में बात की जा रही है, कि वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। तो लुप्त किस तरह से होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले स्टेज में इस तरह से होता है रहा, फिर धीरे धीरे वो नष्ट होते गए, वहाँ की ज़मीन कट दी गई तो इस स्टेज में पहुँच गया, फिर अगले स्टेज में और ज़्यादा यहाँ की ज़मीन कट करके इस तीसरे स्टेज में पहुँच रही है। अब बात करते हैं, जो भारत की बात कर रहे थे, बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है और यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। तो कहाँ की बात की जा रही है, जो मैदानी भाग है वहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा रह सकती है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है, वहाँ पे आवागमन हर चीज़ मैदानी भाग में सरल होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा लोग कहाँ बसते हैं, मैदानी भाग में। इस चित्र के माध्यम से आप यहाँ पे देख पा रहेंगे, इसके माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, ये एक परिदृश्य दिखाया गया है जहाँ पे कुछ पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं। यहाँ बगल में आपको नदी और ये बीचों से बीच इसके सड़क जाती हुई आप देख सकते हैं यहाँ पे।
आगे बात करते हैं, यहाँ समतल भूमि उपलब्ध है, लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। पिछले एक चित्र में हमने देखा था कि वहाँ पे कुछ व्यक्ति खेती करते हैं, धान की फसल उगाते हुए दिखाई दे रहे थे। क्योंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ पे अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलों की बात करें तो गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नगदी फसलें भी उगाई जाती हैं। तो इस तरह की नगदी फसलें ब्राज़ील के उसमें अमेज़न फॉरेस्ट में भी, वहाँ पे भी उगाई जाती थी। मैदान के कुछ क्षेत्रों में बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान देखे जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं असम के चाय बागान दिखाए गए हैं। एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। एक चित्र इसके पहले हमने देखा था वेदिका से रिलेटेड, तो कहाँ का है, वो पहाड़ों पे है, क्योंकि वहाँ पे मैदान नहीं पाए जाते। आगे बात करते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवन, साखू एवं पीपल जैसे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। पर्णपाती से मतलब क्या हुआ कि साल में एक बार ये अपना पत्ता झाड़ देते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। जैसे कि सुंदरबन डेल्टा की आप बात करें तो इसके आसपास मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। बेसिन में विविध प्रकार के वन्यजीव भी पाए जाते हैं। तो किस तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं? हाथी, बाघ, हिरण, बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाते हैं। एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल भी पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये चित्र दिखाए गए हैं। आगे बात करते हैं, नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव यहाँ पे पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियाँ यहाँ की सबसे लोकप्रिय प्रजातियाँ हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार होता है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो चावल और मछली का सेवन किया करते हैं। यहाँ पे पर्यटन की बात करें तो इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन प्राणी अभ्यारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजाति संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल यहाँ पे पाए जाते हैं। ये आप यहाँ पे टाइगर देख सकते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र भी यहाँ पे उपस्थित है। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है, यह एक महत्वपूर्ण पत्तन भी है। मैदानी क्षेत्रों में बड़े बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। गंगा नदी के संरक्षण के लिए क्या चला गया, नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया था। तो इसकी बात यहाँ पे की जा रही है कि स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस प्रयास को किया गया था। इसके लिए भारत के जो प्रधानमंत्री हैं 2 अक्टूबर 1914 को स्वच्छ भारत मिशन का गंगा नदी के तट पर स्थित ये वाराणसी शहर आप देख पा रहे होंगे इधर। तो यहाँ पे नमामि गंगे से जुड़ा हुआ फैक्ट दिया गया था। यहाँ पे बात करें व्यापार की तो इस क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन व दूसरे में खपत, घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यहाँ दोनों तरीके के होते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव की बात करें तो आधुनिक संसाधनों से जीवन आसान हुआ, पर संसाधनों पर दबाव और प्रदूषण भी बढ़ा है। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो संसाधनों पर दबाव और उनके उपयोग के अनुसार प्रदूषण भी बढ़ता जाता है। इसका कंक्लूजन क्या है कि विकास व पर्यावरण में संतुलन जरूरी है, क्योंकि अगर असंतुलन होगा, पर्यावरण असंतुलन होने की वजह से कई तरीके की समस्याएं आ जाती हैं, जैसे कि बाढ़, भूस्खलन, कई तरह की बीमारियां भी उत्पन्न होने लगती हैं। इसलिए पर्यावरण और विकास दोनों में संतुलन होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। बात करते हैं कुछ करंट अफेयर की जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, 2 चीज़ें। एक तो हमने देखा कि जो अमेजन नदी और अमेजन फॉरेस्ट है वहाँ के किस तरह के वहाँ पे लोग रहते हैं, किस तरह के वहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं, किस तरह वहाँ पेड़ पौधे पाए जाते हैं और वहाँ के लोग किस तरह की खेती करते हैं। उसका सेम कंपैरिजन किया गया भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के साथ कि यहाँ के लोग किस तरह के हैं, यहाँ की ज़मीन किस तरह की है, यहाँ पे किस तरह की खेती होती है, किस तरह के जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं और क्या यहाँ पे खाना पीना खाया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हमें बताई गई थी इस लेसन में।
अब देखते हैं करंट अफेयर की। परिवहन की बात करें तो भारतीय रेल 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य पर काम कर रहा है। 2025 तक ये 99% लगभग कंप्लीट हो गया है। विद्युतीकरण पूरा होने की उम्मीद है और इसको 2030 तक नेट जीरो किया जाएगा। नेट जीरो का मतलब ये हुआ कि जितना कार्बन उत्सर्जित होगा उतना ही अवशोषित करने की क्षमता रहेगी। ये किसकी बात की जा रही है? तो इंडियन रेलवे की बात की जा रही है, भारत की बात यहाँ पे नहीं की गई है। संचार की बात करें तो भारत में 5G नेटवर्क का तेज विस्तार हो रहा है। भारत नेट एवं स्टारलिंक जैसी पहले दूरस्थ गांवों को जोड़ने पर ये फोकस कर रही हैं। व्यापार की यहाँ पे बात करें तो भारत ने 2024-25 में कई नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए, उदाहरण के लिए UAE, ऑस्ट्रेलिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा है। पर्यावरणीय संतुलन की बात करें तो COP28 जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के नाम से जाना जाता है, दुबई में हुआ। यहाँ पे भारत ने सतत परिवहन एवं हरित हाइड्रोजन पहल पर जोर दिया था। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए, इसको देखते हैं। ये OPSC प्रीलिम का 2018 का है। भारत के सबसे बड़े तटीय बंदरगाह का नाम कौन सा है? कांडला, मुंबई, चेन्नई या फिर पारादीप? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कांडला उस समय 2018 में था। अब कौन सा है? तो अब दीनदयाल फोर्ट ये जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 2016 का UPSC प्रीलिम में, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किससे संबंधित है? सड़क परिवहन, रेलवे, अंतर्देशीय जलमार्ग या फिर वायुपथ? तो किससे संबंधित है? रेलवे से संबंधित है। फ्रेट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेलवे से संबंधित है। आगे देखते हैं, भारत नेट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्रों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना, इससे भारत नेट संबंधित है। अगला देखते हैं, भारत में परिवहन के कितने प्रमुख प्रकार बताए जाते हैं? तो यहाँ पे 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? सड़क, रेल, जल, वायु। यही इस अध्याय में भी हमने देखा था। भारत नेट परियोजना किससे संबंधित है? तो दोबारा से क्वेश्चन वही है। तो किससे? डिजिटल कनेक्टिविटी से संबंधित है। 2024 में भारत नेट के फेज सेकंड के अंतर्गत गांवों में ब्रॉडबैंड विस्तार जारी है, यानी किया जा रहा है। स्टारलिंक किस प्रकार की सेवा है? तो ये उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा है। भारत सरकार ने 2024 में स्टारलिंक को अनुमति दी, जिससे दूर दराज क्षेत्रों को इंटरनेट मिल सके। अगला है, निम्न में से कौन सा संचार का साधन नहीं है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इसके अनुसार क्या होगा? रेलवे। रेलवे परिवहन है, संचार का साधन नहीं है। आधुनिक संचार साधनों में जैसे 5G, भारत नेट, स्टारलिंक ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को किस प्रकार जोड़ा है? तो इसका उत्तर क्या होगा? नेटवर्क मोबाइल नेटवर्क से गांवों को ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और डिजिटल भुगतान की सुविधा मिली है। इस चैप्टर को हमने पढ़ा। यहाँ पे 2 चीज़ें मेन थी, दोनों का कंपेयर करके यहाँ पे दिखाया गया था। एक था जो ब्राज़ील में उपस्थित अमेजन नदी और अमेजन फॉरेस्ट है उसके बारे में, और उसके बेसिन के बारे में। दूसरा हमने पढ़ा गंगा और ब्रह्मपुत्र के बेसिन और यहाँ के परिस्थितियाँ, दोनों परिस्थितियों के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। तो इस चैप्टर में यही था। मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।